दोस्तों साथियों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताऊँ कि मैं किसी किस्म का पंजाबी नेशनलिस्ट नहीं हूँ। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी किस्म का नेशनलिस्ट ही नहीं हूँ, तो ये बात भी दुरुस्त होगी। उसकी वजह ये है कि मार्क्सिज़्म का नुक्ता नज़र नेशनलिज़्म पर बुनियाद नहीं रखता, बल्कि नेशनलिज़्म का मुखालिफ है। मगर मैंने ये देखा है कि बाएँ बाजू के कुछ हलकों के अंदर कुछ अजीब-ओ-गरीब किस्म की मिथ्स हैं पंजाब के बारे में, जो कि हिस्टोरिकली भी एक्यूरेट नहीं है, बल्कि दे मेक नो सेंस व्हाट्सोएवर। और मैं समझता हूँ कि इन मिथ्स को एड्रेस करना इंतज़ाही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे 3 मिथ्स हैं, जो आपके सामने रखूँगा और उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पहली मिथ तो ये है कि पाकिस्तानी नेशनलिज़्म इज़ पंजाबी नेशनलिज़्म। जब मैंने एक स्टडी सर्कल में ये फ़िक्रा बोला कि पाकिस्तानी नेशनलिज़्म पंजाबी नेशनलिज़्म नहीं है, तो हमारे एक प्रोफ़ेसर साथी भड़क पड़े और बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं, पाकिस्तानी नेशनलिज़्म तो पंजाबी नेशनलिज़्म ही है।" मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी नेशनलिज़्म दर हकीकत टू नेशन थियरी पर बुनियाद रखता है और पंजाबी नेशनलिज़्म तमाम पंजाब को इकट्ठा करने पर बुनियाद रखता है, और दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं पंजाबीज़ डोंट नीड नेशनलिज़्म बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी रूलिंग, कि पंजाब के अंदर नेशनलिज़्म इस वजह से नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हुक्मरान हैं। ये बिल्कुल इनएक्यूरेट और हिस्टोरिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और मैं बताऊँगा इसकी वजह क्या है। और तीसरी मिथ मुझे ये मिलती है कि लोग कहते हैं पंजाबीज़ हैव नो हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो लड़ते ही नहीं कभी, हमेशा जब भी कोई आका आए, जब भी कोई ताकतवर आए, जब भी कोई लुटेरा आए, जब भी कोई कॉन्करर आए, तो हमेशा ये उसके मातहत हो जाते हैं। ये भी हिस्ट्री बिल्कुल इनकरेक्ट है, और जो भी बंदा ये बात कहता है वो यही साबित करता है कि वो पंजाब की तारीख के बारे में कुछ नहीं जानता। आइए सबसे पहली मिथ से शुरू करते हैं, और वो मिथ ये है कि पंजाबी नेशनलिज़्म ही दर हकीकत पाकिस्तानी नेशनलिज़्म है। ये टोटली इनकरेक्ट बात है। इनफैक्ट पंजाबी नेशनलिज़्म पाकिस्तानी नेशनलिज़्म के बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि पंजाबी नेशनलिज़्म दर हकीकत टू नेशन थियरी पर बुनियाद नहीं रखता। अब आप हैरान होंगे ये सुन के, आप कहेंगे पंजाबी नेशनलिज़्म भी कुछ है, हमारा तो ये ख्याल था कि पंजाब के अंदर नेशनलिज़्म है ही नहीं। पंजाब के अंदर, यानी कि वेस्टर्न पंजाब के अंदर नेशनलिज़्म बहुत कम पाया जाता है, ये बात दुरुस्त है। मगर एट द सेम टाइम पंजाबी नेशनलिज़्म एक अपनी तहरीक है। पंजाब के अंदर एक मखसूस फ़िक्र, एक मखसूस सोच, जिसको आप पंजाबी या पंजाब नेशनलिज़्म कह सकते हैं, मौजूद है। इसकी खसूसियात सिर्फ 4 आपके सामने फ़िलहाल पेश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि पंजाबी नेशनलिज़्म तमाम पंजाबियों को इकट्ठा करना चाहता है और लिहाज़ा पार्टीशन की मुखालफत करता है। जी हाँ, चाहे दुनिया का कोई भी नेशनलिज़्म हो, वो जर्मन नेशनलिज़्म हो या पश्तून नेशनलिज़्म हो या फिर पंजाबी नेशनलिज़्म हो, उनकी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो लोग जो एक ज़बान बोलते हैं वो इकट्ठे हो जाएँ। और इसी बुनियाद पर पंजाबी नेशनलिज़्म की भी यही कोशिश होती है कि किसी तरह तमाम पंजाब जिसकी पार्टीशन हो चुकी है, वो इकट्ठा हो जाए। वो अगर इकट्ठा इस वक़्त नहीं भी हो सकता, तो बहरहाल उस पार्टीशन की तारीख को वो नेगेटिवली देखते हैं और वो एंटी पार्टीशन है। दूसरी बात, पंजाबी नेशनलिस्ट ये कहते हैं कि पंजाबी को एजुकेशन की ज़बान होनी चाहिए, डिस्कोर्स की ज़बान होनी चाहिए, इवन पंजाब असेंबली के अंदर गवर्नमेंट की ज़बान भी पंजाबी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा है नहीं। आपने सुना होगा, पंजाब असेंबली में जितनी तकरीरें होती हैं वो उर्दू में होती हैं, और पंजाब हुकूमत जितनी भी तहरीरें शाया करती है वो दर हकीकत उर्दू में शाया होती हैं। और एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि मदर टंग में एजुकेशन नहीं होती पंजाब के अंदर, बल्कि उर्दू के अंदर एजुकेशन होती। मज़ीद उनका ये कहना है कि सकाफ़त के हवाले से टीवी हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर्स हो, ये पंजाबी के अंदर हमें कहीं नज़र ही नहीं आते। आप लाहौर शहर क्या पूरे पंजाब में घूम सकते हैं, आपको पंजाबी का कोई अखबार नहीं मिलेगा। आप जब बुक स्टोर्स में जाएंगे तो आप हैरान होंगे ये देख के कि आपको वहाँ पर भी कोई भी किताबें, चंद किताबें पंजाबी में मिलेंगी, अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत किताबें उर्दू में मिलेंगी। और आखिर में ये कि पंजाबी नेशनलिस्ट का ये कहना है कि सराइकी कोई अलहदा ज़बान नहीं है, और पंजाब के अंदर जो मुख्तलिफ़ डायलैक्ट्स हैं, दर हकीकत ये महज डायलैक्ट्स हैं, एक ही पंजाबी ज़बान है। और वो जो हिस्टोरिकल पंजाब था, अनडिवाइडेड पंजाब था, ये सारे के सारे को इकट्ठा रहना चाहिए। अब अगेन मैं आपको ये कहूँ कि मैं पंजाबी नेशनलिस्ट अगरचे नहीं हूँ। इनमें से चंद डिमांड्स के साथ मैं अग्री ज़रूर करता हूँ कि एजुकेशन मिसाल के तौर पे मदर टंग में होनी चाहिए, और हमें हर कौम की सकाफ़त को सेलिब्रेट करना चाहिए एंड सो ऑन। मगर बहरहाल नेशनलिज़म में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं एक मार्क्सिस्ट हूँ और एक इंटरनेशनलिस्ट हूँ। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर दर हकीकत हुआ क्या। अगर आप पाकिस्तान के पंजाब की सकाफ़त को समझना चाहते हैं, तो आपको तारीख़ में, रीसेंट हिस्ट्री में एक सेंट्रल फैक्ट समझना होगा,
और वो है पंजाब की तकसीम, पंजाब का बंटवारा, जो कि इंतहाई ब्लडी पार्टीशन थी। पाकिस्तान की ओवरऑल पार्टीशन में जो खून खराबा है वो है ही बुनियादी तौर पे पंजाब में खून खराबा। ये हकीकत है कि वो जो लोग ट्रेनों पे आ रहे थे, वो जो ट्रेनें खून से भरी हुई थी, चाहे वो अमृतसर से आ रही हों या लाहौर से जा रही हों, ये सब मामला पंजाब के अंदर हुआ। ये उसकी एक हकीकत है। और इसके नतीजे में, इस वायलेंस के नतीजे में एक पूरी जनरेशन ऐसी पैदा हुई जिसने ये कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम पाकिस्तान में खुश हैं, क्योंकि देखो उन्होंने हमारे साथ कितनी जुल्म ज़्यादती की, हमारे कितने लोगों को कत्ल किया। वो अलग बात है कि हमने भी उनके साथ वही किया। मगर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि दर हकीकत ये लड़ाई तो सिखों और मुसलमानों के दरमियान हुई थी, ये हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हुई ही नहीं थी। मगर आज हमारा ये तसव्वुर है कि जैसे ये सारी वायलेंस जो है मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने की थी, जबकि इनफैक्ट इसमें लड़ाई सिखों के साथ हुई थी। और इनफैक्ट हमने एक तरह से सिखों को माफ़ भी कर दिया इस हवाले से, और उन्होंने भी हमें माफ़ कर दिया। और इंस्टेड के हम उनसे कोई लड़ाई लेते, हमने उस पार्टीशन की वायलेंस का जो खमियाजा है वो हिंदुस्तान पर या भारत पर या इंडिया पर डाल दिया। अब समझने की ज़रूरत यह है कि पंजाब के अंदर जो पार्टीशन थी, जो तकसीम थी, वो इतनी आखिरकार वायलेंट क्यों हुई। इसकी बहुत ही सादा सी वजह है और सीधी सी वजह है, और वो ये है कि सिखों को ये महसूस होता था कि उनके मज़हब की जो सबसे ज़्यादा सेक्रेड प्लेसेस हैं, वर्शिप की प्लेसेस हैं, वो पार्टीशन में लूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, उनको ऐसे महसूस होता था। और ये हकीकत भी थी कि सिख मज़हब वेस्ट पंजाब से शुरू हुआ, इसकी अर्लीस्ट तमाम गुरुद्वारे वगैरह वेस्ट पंजाब के अंदर हैं। और अगर ये बंटवारा हुआ तो इसके नतीजे में वो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी और अपने रिलीजन से अलहदा हो जाएंगे। आइए आपको सिर्फ चंद मिसालें दूंगा कि सिखिज़म का वेस्टर्न पंजाब के अंदर क्या इस असर था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिखिज़म को शुरू किया, जिनकी पैदाइश 1469 में हुई, वो ननकाना साहिब में पैदा हुए। जी हाँ, ये उनका गुरुद्वारा है, जन्म आस्थान जिनको कहा जाता है, और ये ननकाना साहिब में है, और ये सिखिज़म की होलिएस्ट साइट्स में शुमार होता है, और ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसी तरह आप आगे देखें गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जहाँ पे गुरु नानक की वफ़ात हुई। ये करतारपुर वही कॉरिडोर जिसका आपने नाम सुना होगा, जो 2019 में हमने खोला ताकि सिख जो हैं यहाँ पे वीज़ा फ्री आ सकें और अपनी इबादत वगैरह कर सकें। ये भी गुरु नानक ने शुरू किया 1522 में, और आखिरी 18 साल उनकी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी, और ये भी तरहकीकत पाकिस्तान के अंदर है। फिर है जी गुरुद्वारा सच्चा सौदा, ये फ़ारुखाबाद यानी कि शेखुपुरा ज़िला के अंदर है। और इसकी कहानी ये है कि जब गुरु नानक के वालिद साहब ने उनको कुछ पैसे दिए कि आप इसे तजारत कर दें, तो तजारत करने के बजाय उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसे गरीबों की देखभाल करूँगा, भूखे लोगों को खाना खिलाऊँगा। इसी को सच्चा सौदा कहा जाता है कि यही सच्चा सौदा है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप गरीबों की खिदमत करें। तो ये भी सिखिज़म की होली तरीन साइट्स के अंदर शामिल है। फिर है गुरुद्वारा रोड़ी साहिब, ये गुजरांवाला के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे गुरु नानक को इम्प्रिजन किया गया, और यहाँ पे एक पत्थरों के यानी कि रोड़ी के बेड पर बैठकर उन्होंने यहाँ पर इबादत की, और ये भी सिखिज़म की होली श्राइन्स के अंदर शामिल है। फिर लाहौर शहर के अगर आप रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि लाहौर फोर्ट के और बादशाही मस्जिद के साथ डेरा साहिब गुरुद्वारा मौजूद है, और यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी को मार्टर किया गया। 5th सिख गुरु थे वो 1606 में। यहाँ पे उनको टॉर्चर टू डेथ बल्कि किया गया। उनको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल करें, नहीं करेंगे तो हम आपको टॉर्चर करेंगे। और ये किसने किया? जहांगीर ने किया। और ये भी यहाँ पर मौजूद है, और सिख जब यहाँ पे आते हैं ज़रूर यहाँ पे जाते हैं। फिर एक गुरुद्वारा पंजा साहिब, यानी कि जिसमें 5 हाथ हों, ये हसन अब्दाल यानी रावलपिंडी के करीब है, और ये भी गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके हवाले से ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी 5 उंगलियों के निशान, हाथ के निशान एक पत्थर पर यहाँ पर छोड़े हैं। इसके बारे में मिथोलॉजी ये है कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, गुरु नानक ने जब अपना हाथ यहाँ पे रखा, हाथ का निशान पत्थर पर आज भी मौजूद है, तो फिर पानी आना शुरू हो गया, और ये सिखों की 3 होली तरीन श्राइन्स के अंदर शुमार होता है। फिर है जी गुरुद्वारा चोवा साहिब, ये है रोहतास फोर्ट के करीब झेलम के अंदर, और ये भी गुरु नानक के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पे उन्होंने एक स्प्रिंग कॉज किया। ये अगेन सिखिज़म के लिए एक सेक्रेट जगह है। फिर है
गुरुद्वारा बेरी साहिब, ये सियालकोट के अंदर मौजूद है और यहाँ पे भी लोग जाते हैं। यहाँ पे भी गुरु नानक देव जी सियालकोट जब गए तो यहाँ पे उनकी सूफ़ी सेंट हमज़ा गौस से मुलाकात हुई और इसके अलावा भाई मर्दाना जो कि गुरु नानक के बड़े करीबी मुसलमान साथी थे, उनके साथ भी ये गुरुद्वारा एसोसिएटेड है। फिर है जनाब गुजरावाला में गुरुद्वारा भाई लालोदी। यहाँ पे एक कारपेंटर था, तरखान था, जिसने गुरु नानक का इस्तकबाल किया और यहाँ पे कुआं है और कुएं के इर्द गिर्द ये गुरुद्वारा बना हुआ है और अगेन यहाँ पे भी गुरु नानक ने अपने पैगाम लोगों तक पहुँचाया, तो ये भी सिखों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है। फिर है जी गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहिब लाहौर के अंदर, और ये इस्तेमाल नहीं होता है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि इसकी हालत वो नहीं है जो होनी चाहिए, और ये भी उनके लिए एक सेक्रेट जगह है। फिर इसके अलावा है गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी जो कि जेलम के अंदर मौजूद है। ये ओरिजिनली एक हिंदू टेम्पल था और यहाँ पे जब गुरु नानक आए तो उन्होंने हिंदू जोगीज़ के साथ इंटरफेथ डायलॉग किया। हालत इसकी काफ़ी सैडली ख़राब हो चुकी है। फिर है गुरुद्वारा शहीद गंज सिंह जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है और यहाँ पे कहा जाता है तकरीबन 1 लाख सिखों को मुग़लों ने 18वीं सदी के अंदर कत्ल कर दिया। ये भी उनके लिए इंतहाई मुक़द्दस किस्म की जगह है। फिर हकीकत आप जानते ही होंगे कि लाहौर सिखिज़म का स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल कैपिटल था पूरी 19वीं सदी में जब रंजीत सिंह की हुकूमत यहाँ पर कायम थी, और इसी वजह से उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनके जो सूफ़ीज़म के साथ डायलॉग्स हैं, मुग़लों के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है, उसकी सारी तारीख़, उसके सारे मॉन्यूमेंट्स, उसके सारे गुरुद्वारा यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बेशतर अक्सरियत सिखिज़म की जो होली तरीन साइट्स हैं वो इनफैक्ट वेस्ट पंजाब में है, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर है। और यही वजह है कि जब सिख इंडिया से पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ आकर वो रोते हैं। वो इस वजह से रोते हैं क्योंकि इनके लिए ऐसी ही जगह है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का या मदीना हो। हमें समझ ये आई कि दर हकीकत सिखिज़म की बुनियाद वेस्ट पंजाब में थी, ईस्ट पंजाब में नहीं थी। गुरु नानक भी वेस्ट पंजाब के अंदर पैदा हुए और आखिरी वक्त में करतारपुर में उनकी वफ़ात हुई। और ज़्यादातर वो वाक़यात जो गुरु नानक के साथ जुड़े हुए हैं या गुरु अर्जन के साथ जुड़े हुए हैं या गुरु हरगोबिंद के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे वेस्ट पंजाब के इंसिडेंट्स हैं। उनकी तारीख़, सिखों की तारीख़ और हमारी तारीख़ एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है। अब आप ये पूछेंगे फिर इसकी क्या वजह बनी कि ज़्यादातर वेस्ट पंजाब के अंदर मुसलमान हैं और ईस्ट पंजाब के अंदर सिख हैं। इसकी वजह ये है कि जब मुग़लों ने एक तो रिप्रेशन की पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर को वो कंसोलिडेट करना चाहते थे, और दूसरी ये बात कि सिखिज़म ख़ुद जब फैलता चला गया और उन्होंने रिक्रूटमेंट की तो आहिस्ता आहिस्ता इसके नतीजे में सिख ईस्टर्न पंजाब के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट हुए और वेस्टर्न पंजाब के अंदर कम कन्वर्ट हुए। ख़ास तौर पे जब अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल इजाद कर दिया गया तो फिर सिखिज़म का नया मरकज़ अमृतसर बन गया और मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत के जो मरकज़ बने, यानी कि जिसको खालसा रेजिस्टेंस या खालसा राज कहा जाता है, वो फिर 16वीं सदी के बाद अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, जलंधर वगैरह के और होशियारपुर वगैरह के इलाके बन गए। तो इसके नतीजे में सिखिज़म ईस्ट की तरफ ग्रेविटेट कर गया। मैं कहता हूँ ग्रेविटेट कर गया, मगर सारा ईस्ट की तरफ नहीं गया, क्योंकि वो जो लकीर है जहाँ पे लाहौर है, जहाँ पे पार्टीशन हुई, यहाँ पे मुसलमान और सिख दोनों तकरीबन बराबर बराबर ही फिर भी रहा करते थे। मगर जब पार्टीशन हुई तो उसके नतीजे में वायलेंस इनेविटेबल इस वजह से थी क्योंकि सिखों ने यह महसूस किया कि उनकी होली तरीन साइट्स उनसे छीनी जा रही। इसी वजह से खून खराबा हुआ। ना तो गोरों ने इसको प्रेडिक्ट किया, ना नेहरू साहब ने प्रेडिक्ट किया, ना जिन्ना साहब ने प्रेडिक्ट किया। शायद अगर वो पंजाब की तारीख़ से बेहतर वाकिफ़ होते या कम से कम वो पंजाब के सियासतदानों से बशमूल सिखों से, मुसलमानों से ये चीज़ें डिस्कस करते तो शायद इस हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैस लेवल की वायलेंस पंजाब के अंदर हुई, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान तबाह बर्बाद हुई। और बाद में पाकिस्तानी नेशनलिस्ट ने यह कहा कि ये तो हिंदुओं ने करवाया। इनफैक्ट हिंदुओं का तो उससे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, या ये कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस का भी उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। हकीकत तो ये है कि ये तस्वीर देख लीजिए, ये नेहरू साहब हैं जो कि पंजाब की पार्टीशन के हक में वोट कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने इनफैक्ट पंजाब की पार्टीशन के
हक में वोट किया। जिन्ना साहब तो चाहते थे कि पूरे का पूरा पंजाब पाकिस्तान में आ जाए। कांग्रेस ने कहा नहीं, अगर पाकिस्तान बनना है तो पंजाब की तकसीम हो। उस पंजाब की तकसीम के नतीजे में ये तबाही और खून खराबा इतना शदीद हुआ। तो ये कहना कि जैसे कांग्रेस कभी भी पाकिस्तान के साथ रेकनसाइल्ड नहीं थी, एक्चुअली हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्लान के बाद पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था, इनफैक्ट उसकी पार्टीशन के लिए वोट भी किया था। अब दूसरी आपको बात बताता हूँ कि पंजाबी नेशनलिज्म जिस भी शक्ल में, जिस भी कुव्वत में रहा है, हमेशा मुग़लों की मुखालफत में रहा है, जबकि पाकिस्तानी नेशनलिज्म बिल्कुल उसके उलट नुक्ता नज़र रखता है। और हमेशा उसने, पाकिस्तानी नेशनलिज्म ने यह कहा है कि मुग़ल्स बड़े ग्रेट थे और मुग़ल हेरिटेज को वो ओन करता है। दोनों नेशनलिज्म्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाबी नेशनलिज्म जब भी था, जब भी उभरेगा, जब भी पैदा होगा, जैसा भी पैदा होगा, तो उसकी तारीख एंटी मुग़ल रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब सिख एम्पायर यहाँ पर था, जब सिख यहाँ पर काम कर रहे थे, तो वो मुग़ल राज के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे थे, जंग कर रहे थे, और उनके बहुत बड़े बड़े गुरुओं को मुग़ल्स ने कत्ल किया, मारा, टॉर्चर किया, एग्जीक्यूट किया। ये सब तारीख आप जानते होंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सिखों की तारीख मुग़लों के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि यहाँ के मुसलमानों की तारीख भी मुग़लों के ख़िलाफ़ मौजूद है। मिसाल के तौर पे, शायद आपने सुना हो नाम, शायद आपने ना सुना हो, मगर पंजाब के उस पीरियड का, उस दौर के जो सबसे बड़े फोक हीरो थे, उनका नाम है दुल्ला भट्टी। और दुल्ला भट्टी ने भी मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत की, बल्कि उन्होंने तो अकबर बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत की। और दुल्ला भट्टी पंजाब के फोक हीरो, बल्कि कुछ लोग उनको रॉबिन हुड कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अमीरों से छीन कर गरीबों के अंदर दौलत तकसीम की। मामला क्या था? मामला ये था कि दुल्ला भट्टी हैवी टैक्सेशन, यानी कि मुग़लों ने जो यहाँ पे टैक्स लागू किया वो तो उनके ख़िलाफ़ थे, लैंड कॉन्फिस्केशंस के ख़िलाफ़ थे। मुग़ल्स पंजाबियों से ज़मीनें छीन कर अपने जागीरदारों को दे देते हैं, और मज़ीद ये कि यहाँ की ख़वातीन लड़कियों को छीन कर स्लेव मार्केट्स में मुग़ल्स ले जाते हैं या अपने हैरम्स में ले जाते हैं। इस चीज़ के भी वो सख्त ख़िलाफ़ थे। तो लिहाजा मुग़लों के ख़िलाफ़ पंजाब के अंदर सिखों ने भी रिवोल्ट किए और मुसलमानों ने भी अंडर दुल्ला भट्टीज़ लीडरशिप रिवोल्ट किए। बल्कि इनको अलग-अलग तो देखना ही नहीं चाहिए, यही समझना चाहिए कि पंजाब की जो लेगेसी एक्चुअली वो मुग़लों के ख़िलाफ़ रही है। और इनफैक्ट शायद आप नहीं जानते होंगे, मगर पंजाब के फोक कल्चर में ये जो बगावत है इमॉर्टलाइज्ड है। जनाब आली हमारे गीतों के अंदर ये जो बगावत है ये दर्ज है। मिसाल के तौर पर सुंदर मुंदर ये जो गीत है, जो कि लोरी के वक्त गाया जाता है, आपको थोड़ा सा सुना भी देता हूँ, वो है ही सारा इस मामले के साथ जुड़ा हुआ। आइए ज़रा सुनिए, ये गीत चल पड़ा। आपने गीत सुना होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके पीछे वाकया भी आप कभी पढ़े, आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा। और उसके बोल के अंदर भी आपने सुना कि ज़मींदार जो है वो हमारी चूरी उठा के ले जाते हैं। वो क्लास स्ट्रगल इसके अंदर रिफ्लेक्टेड है, सारी वो रेजिस्टेंस इसके अंदर रिफ्लेक्टेड है। मगर पाकिस्तानी नेशनलिज्म ने कभी भी पंजाब के फोक हीरोज़ को, जैसे कि दुल्ला भट्टी है, कभी ओन नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुग़ल इंपीरियल रूल को ओन किया। उन्होंने अगर ओन किया तो औरंगज़ेब को ओन किया, बाबर को ओन किया। मगर दुल्ला भट्टी कभी भी पाकिस्तान के नेशनल हीरो के तौर पर हमें ना पढ़ाया गया, बल्कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि दुल्ला भट्टी कौन थे, कौन नहीं थे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म दर हकीकत यूपी और दिल्ली
करीब करीब दोनों इलाके ऑफ कोर्स, वहाँ से पैदा हुआ था। और ये वो इलाके थे जो कि मुग़ल राज के इम्पीरियल सेंटर्स थे, ये मराकज़ थे मुग़ल बादशाहत के। और यहाँ पे वो मुग़लाई दौर की पुरानी एलीट अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली के अंदर कायम थी, और वही नवाब वगैरह सारे जो थे वो मुस्लिम लीग के अंदर भी शामिल थे। मुस्लिम लीग तो आप जानते हैं शुरू ही यूपी और दिल्ली से हुई थी और वहाँ की मुस्लिम एलीट से शुरू हुई थी। इसी वजह से उनको पंजाब के दुल्ला भट्टी से कोई गर्ज नहीं था, उनको पंजाब के अंदर एंटी मुग़ल रिवोल्ट से कोई गर्ज नहीं था। अगर वो किसी को अच्छी निगाह से देखते थे तो मुग़ल एम्परर्स को देखते थे। याद रखें कि आगरा और फतेहपुर सिकरी ये वो इलाके हैं जो मुग़ल कैपिटल्स थे। इलाहाबाद, लखनऊ ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ थी, और दिल्ली ऑफ कोर्स सीट ऑफ द एम्परर थी। तो यहाँ से मुस्लिम लीग शुरू हुई, और लिहाजा मुस्लिम लीग की सोच में मुग़ल एम्परर्स ग्रेट थे और दुल्ला भट्टी बेसिकली एक बैंडिट था। ये हकायक हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिहाजा जब पाकिस्तानी नेशनलिज़म की शुरुआत हुई तो जो पंजाब की अपनी तारीख़ थी जिसके अंदर मुग़लाई दौर के ख़िलाफ़ बगावतों का एक पूरा चैप्टर है, उस पूरे के पूरे चैप्टर को ज़िप करके ख़ामोश ही कर दिया गया, क्योंकि इन दोनों का आपस में तज़ाद था, ये मुतसादम थे, एक दूसरे से टकराव था इनका आपस में कि हम मुग़ल्स को ओन करें या पंजाब की फ़ोक हिस्ट्री को ओन करें। तो हमारे जो कायदीन थे जो कि यूपी और दिल्ली से उस ज़माने में आए थे, उन्होंने मुग़ल हिस्ट्री को ओन किया, यहाँ की फ़ोक हिस्ट्री को भी ओन नहीं किया, और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जनाब आली, उसको भी ओन नहीं किया। यहाँ पे दो बड़ी बड़ी बगावतें हुई। एक थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846, इसमें बड़ी बड़ी जंगें हुई, आप पढ़ सकते हैं, उनकी नाम पढ़ सकते हैं। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 से 49 तक, इसमें बड़ी बड़ी जंगें हुई, और आखिरी जंग गुजरात में हुई जिसके अंदर फिर शिकस्त हो गई और बरतानवी साम्राज्य यहाँ पंजाब पर गालिब हो गया। अब गौर से सुनिएगा कि गोरों ने इन जंगों का नाम दिया एंग्लो सिख वॉर्स, ठीक है, ये नाम ब्रिटिश ने उनको दिया। मगर इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एंग्लो सिख वॉर्स नहीं थी, बल्कि यहाँ पे पंजाबी लड़े थे, इसके अंदर हिंदू भी लड़े थे, इसके अंदर सिख भी लड़े थे, और इसके अंदर मुसलमान भी लड़े थे, क्योंकि जो खालसा फ़ौज थी उसके अंदर सिख भी थे, उसके अंदर मुसलमान भी थे, और उसके अंदर हिंदू भी थे। जी हाँ, ख़ास तौर पे कैवलरी रेजिमेंट्स के अंदर पोटहार प्लेटो से मुसलमान उसके अंदर शामिल होते थे। आर्टिलरी के हवाले से तो कहा जाता है कि मुसलमान गनर्स और इंजीनियर्स ने उस खालसा रेजिमेंट की पूरी आर्टिलरी को डेवलप किया। मुल्तान और पेशावर गैरिजन्स जो हैं वहाँ तो मुसलमान ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी मुसलमान हुआ करते थे, और फिर कई बड़े बड़े नोटेबल अफसरान उस फौज के अंदर शामिल थे। मिसाल के तौर पे इलाही बख्श, वो टॉप आर्टिलरी कमांडर थे रंजीत सिंह के। इसी तरह फैज़ तलब खान जो कि रंजीत सिंह के साथ कई कैंपेन्स में शामिल रहे, और मुल्तान का रिबेलियन जिसके नतीजे में दूसरी एंग्लो सिख वॉर कोट अनकोट शुरू हुई, वो तो शुरू ही दीवान मुलराज से हुई जो कि हिंदू थे, और उसमें मुसलमान भी शामिल हुए। यानी कि ये दर हकीकत सिर्फ सिखों की लड़ाई नहीं थी, ये पंजाबियों की लड़ाई थी। इसमें वो पंजाबी भी शामिल थे जो हिंदू थे, इसमें वो पंजाबी भी शामिल थे जो सिख थे, इसमें वो पंजाबी भी शामिल थे जो मुसलमान थे। उसकी वजह यह है कि रंजीत सिंह का एम्पायर एक प्लूरलिस्टिक एम्पायर था, क्योंकि बहुत सारी हाई पोजीशंस बशमूल गवर्नर्स, जजेस, जनरल्स पे मुसलमान भी थे, हिंदू भी होते थे, सिख भी होते थे। कई मस्जिदों को उन्होंने पेट्रनाइज भी किया, सूफी साइट्स को पेट्रनाइज किया। उन्होंने एक पॉइंट पे आके ये भी कहा कि काओ का स्लॉटर ख़त्म होना चाहिए ताकि हिंदू भी अमन व अमान से रहें, और उन्होंने रियासती जबर नहीं इस्तेमाल किया कि लोग जो अपने रिलीजन को छोड़ दें और सिख बन जाएं। तो दोस्तों, अब हमें समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म एक वक्री चीज़ है और पंजाबी नेशनलिज्म टोटली एक और चीज़ है। दोनों चीज़ों को कंफ्यूज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर पंजाबी नेशनलिज्म पाकिस्तानी नेशनलिज्म होता तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान पंजाबी होती, सादा सी बात है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नेशनलिज्म की शक्ल पाकिस्तान ने अपनाई वो थी जो दिल्ली और उर्दू के साथ जुड़ी हुई थी। आप पंजाब में घूमे फिरें, आप हैरान होंगे ये देख के कि ना तो यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन पंजाबी में होती है,
ना यहाँ के बड़े बड़े अखबार पंजाबी के अंदर हैं, ना कोई यहाँ पे बड़ा पंजाबी का टीवी चैनल मौजूद है। इनफैक्ट पंजाब के अंदर तकरीबन तमाम हाई कल्चर, तमाम तहरीरी कल्चर, तमाम मीडिया टोटली डोमिनेटेड है बाय उर्दू। अगर आप किसी बुक स्टोर जाएंगे, वहाँ आपको शायरी की पंजाबी किताबें ज़रूर मिल जाएंगी या चंद नायाब किताबें ज़रूर पंजाबी में मिल जाएंगी। 98%, 99% किताबें आपको उर्दू में मिलेंगी, और ये भी शायद मैं कम आपको। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि पंजाबी पाकिस्तानी पंजाब के अंदर तहरीरी कल्चर का नहीं, सिर्फ ओरल कल्चर में तक महदूद रह गया है, और उसको हाई कल्चर नहीं लो कल्चर समझा जाता है, यानी कि रस्टिक रूरल कल्चर, पेंडू कल्चर समझा जाता है। तो ये बात हर पंजाबी को मालूम है कि ये हकीकत है आज के पंजाबी पाकिस्तान की। जी हाँ, जब हम लोगों से पूछते हैं कि इसकी आखिरकार क्या वजह है कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर उर्दू की हेजेमनी है, तो लोग हमें जवाब ये देते हैं कि जी पंजाबियों को तो शायद नेशनलिज्म की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बड़े प्रिविलेज्ड हैं। मगर जो लोग पंजाब की तारीख़ जानते हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि ये आइडिया, ये आर्ग्यूमेंट टोटली गलत है। इनफैक्ट पंजाबी नेशनलिज्म की डिक्लाइन के पीछे या ना होने की वजह दर हकीकत पार्टीशन है। पंजाबी नेशनलिज्म एंटी पार्टीशन है। पंजाबी नेशनलिज्म तो पंजाबियों को इकट्ठा करना चाहेगा, और पंजाबी जहाँ पे भी नेशनलिज्म उभरेगा तो वो इस्लाम की बुनियाद पे जो तकसीम है, यानी जो टू नेशन थ्योरी है, उसको एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। वो तो ये कहेगा कि जो लोग पंजाबी बोलते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएं। जिस तरह पश्तून नेशनलिज्म हमेशा ये कहेगा कि जो लोग पश्तो बोलते हैं वो इकट्ठे हो जाएं। कोई भी नेशनलिज्म हो, उसकी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो लोग एक ज़बान बोलते हैं वो इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि नेशनलिज्म की दर हकीकत बुनियाद ज़बान है, मगर टू नेशन थ्योरी की बुनियाद ज़बान नहीं है बल्कि रिलीजन है। और इस वजह से पंजाबी नेशनलिज्म और पाकिस्तानी नेशनलिज्म एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। पाकिस्तानी नेशनलिज्म एम्फसाइज करता है टू नेशन थ्योरी को और इस्लाम को कि ये हमारी आइडेंटिटी है, जबकि पंजाबी नेशनलिज्म किस चीज़ को एम्फसाइज करता है? पंजाबी लैंग्वेज को, और जो शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज है सिख पंजाब के साथ, उसको एम्फसाइज करता है। इस वजह से ये दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। मज़ीद ये कि पंजाबी नेशनलिज्म पहले से ही एंटी मुग़ल रहा है। यहाँ के जो फोक हीरोज़ रहे हैं, जो कि अगर कभी पंजाबी नेशनलिज्म उभरे तो ऑब्वियसली पंजाबी नेशनलिस्ट पंजाब के फोक हीरोज़ को सेलिब्रेट करेंगे। तो वो जो फोक हीरोज़ हैं भाईजान, वो एंटी मुग़ल है, और पाकिस्तानी स्टेट जो है उनको सेलिब्रेट नहीं करता, बल्कि वो सेलिब्रेट अगर करता है तो मुग़ल्स को सेलिब्रेट करता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और आखिर में आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पंजाब का जो बंटवारा हुआ और उसके नतीजे में जो यहाँ पर वायलेंस हुई, उसके नतीजे में जो पंजाबी प्रो पाकिस्तान थे उन्होंने पंजाबियत को छोड़ते हुए उर्दू को अपना लिया कि यही हमारी आज से आइडेंटिटी होगी। इसमें बहुत बड़ा और अहम किरदार उस पार्टीशन वायलेंस का है कि जिसके नतीजे में वो पंजाबी जो कि प्रो पाकिस्तान हुए, वो जनरेशन, उन्होंने उर्दू को अडॉप्ट कर लिया और पंजाबी को उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज ऑफ ओरल वर्बल कम्युनिकेशन तक महदूद कर दिया। और आखिरी मिथ ये कि लोग जब ये कहते हैं पंजाबीज हैव नो हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस, तो बेसिकली उन्होंने पंजाब की हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस ना तो पढ़ी है और ना इस बात को समझा है कि पंजाब के अंदर जो हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस थी मुग़लों के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश के ख़िलाफ़, उस सारी की सारी तारीख़ को पाकिस्तानी नेशनलिज्म ने मार्जिनलाइज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी नेशनलिज्म एक और धारे के साथ जुड़ा हुआ था, यूपी और दिल्ली के धारे के साथ जुड़ा हुआ था, और वो इस सारी तारीख़ को ओन नहीं करता था। इवन भगत सिंह ने जो इंडिपेंडेंस के लिए कुर्बानी दी, पाकिस्तानी नेशनलिस्टों ने कभी भी उसको ओन नहीं किया। ना तो जो मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावतें हुई उनको ओन किया, चाहे वो सिखों की हो या दुल्ला भट्टी की हो, ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो दो बड़ी बड़ी जंगें हुई जिसके अंदर मज़ीद कई जंगें शामिल थीं, उनको ओन किया। हालांकि उसमें भी मुसलमान लड़े, उसमें हिंदू भी लड़े, उसमें पंजाबी लड़े, मगर उनको भी समझा कि नहीं, ये तो सिख तारीख़ का हिस्सा है। भला सिख तारीख़ जो है और पंजाब की तारीख़ को अलग तारीख़ें हैं। दैट्स एन अब्सर्ड आइडिया। और फिर आखिर में ये कहूँगा कि पंजाब के अंदर जो रेजिस्टेंस रही है
यहाँ की फ़ौजी आमरीतों के ख़िलाफ़, यहाँ पे आमरीत के ख़िलाफ़, यहाँ पे जमहूरियत के हक़ में और बाएं बाजू की जो रेजिस्टेंस रही है उसकी तारीख़ और लोग क्या जाने, हम पंजाबी भी नहीं जानते, क्योंकि उसको भी टोटली मार्जिनलाइज किया गया। तो आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप उन 3 मिथ्स को देखें कि पाकिस्तानी नेशनलिज़म इज़ पंजाबी नेशनलिज़म, तो ये गलत है। ये 2 मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं। पाकिस्तानी नेशनलिज़म इस्लाम पर बुनियाद रखता है, पंजाबी नेशनलिज़म पंजाबी ज़बान पर बुनियाद रखता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि ये भी मिथ है कि पंजाबियों को इसलिए नेशनलिज्म की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं। नहीं, इसकी असल वजह ये है कि पार्टीशन वायलेंस के नतीजे में जो ट्रॉमा है उसकी वजह से, और भी कई वजूहात हैं मगर वो एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह से पंजाब की जो एलीट है उसने उर्दू की तरफ रुख अपना लिया। और तीसरी बात, जब लोग ये कहते हैं कि पंजाब में तो कोई हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो भूल रहे हैं मुग़लों के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है, क्या वो पंजाब की रेजिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर मुसलमान भी थे, उसके अंदर हिंदू भी थे, उसके अंदर सिख भी थे, उसके अंदर पंजाबी बुनियादी तौर पे लड़े। और फिर उसके बाद जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस थी उसको भी पाकिस्तानी स्टेट ने ना बच्चों को पढ़ाया, ना किसी को सिखाया, ना किसी को बताया, तो लिहाजा वो भी सब भूल गए हैं। उसमें 2 बड़ी बड़ी फर्स्ट एंड सेकंड 2 बड़ी बड़ी जंगें हुई जिनको एंग्लो सिख वॉर्स कहा जाता है। दर हकीकत वो पंजाबियों की लड़ाई थी कि इनके ख़िलाफ़, ब्रिटिश के ख़िलाफ़, मगर वो सारी तारीख़ भी मस्क कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। तो लिहाजा हमें जो पंजाब की तारीख़ मिलती है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं अगेन ये कहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पे किसी किस्म का नेशनलिस्ट नहीं, मैं पंजाबी नेशनलिस्ट भी नहीं, मगर यार कोई तारीख़ तो सीखो, कुछ पता तो होना चाहिए कि किसी खित्ते के अंदर, किसी इलाके के अंदर हुआ क्या, उसकी बुनियाद पे आप एनालिसिस करें कि जनाब पार्टीशन का ये रिज़ल्ट हुआ, एंटी मुग़ल जो रेजिस्टेंस थी उसकी ये हैसियत थी, उसकी ये शेप थी, उसकी ये शक्ल थी, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस की ये शेप और फॉर्म थी। ये सब चीज़ें कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? या भगत सिंह की रेजिस्टेंस, पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग वगैरह ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जो यहाँ पे रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक्स और ये सब रेजिस्टेंस है, इस सारी चीज़ को बिल्कुल ही आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? पंजाब के अंदर ज़ाहिर बात है एक ऐसा एलिमेंट भी शामिल है जो कि प्रो ब्रिटिश था, यूनियनिस्ट पार्टी की शक्ल में हमें नज़र आता है, मगर वो एलिमेंट जो डिफ़ीट हुआ फ्रेंकली, जो कि ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, वो भी पंजाब का उतना ही हिस्सा है। और जो पंजाब का बायां बाजू है जिस भी शक्ल में मौजूद है, वो उस हेरिटेज को ना सिर्फ ओन करता है बल्कि अपने आप को उस रेजिस्टेंस की हेरिटेज का तसलसल मानता है। बहुत शुक्रिया।